ओके, तो आज के सेशन के अंदर हम कवर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन क्लास। तो हमारे पास सी शार्प के अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज करते हैं जिनके बहुत सारे टाइप होते हैं। उनमें से हमारे पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल भी होते हैं और रीड ओनली वेरिएबल्स भी होते हैं। तो इन सबको कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है। सही है? तो वेरिएबल आप समझ लो एक नेमिंग प्लेस है, या आप समझ लो कि उस जिस वैल्यू को आप स्टोर कर रहे हो उस वैल्यू का नाम जो है वो आपका वेरिएबल है। ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को स्टोर करवाते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई भी वेरिएबल बना दिया, इंटीजर a इज इक्वल टू 12, सही है? इसका मकसद यह है कि हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल का नाम क्या है? a है। ठीक है? अब ये क्या करेगा कि हमारे पास जो आपकी मेमोरी है उसके अंदर इस a की वैल्यू के लिए उसका एक नाम रखेगा। उसका नाम क्या रखेगा? ये a रखेगा, राइट? इसका नाम a रखेगा और इसकी जो भी वैल्यू है वो स्टोर करवा देगा इस नाम से, यानी कि 12 स्टोर करवा देगा a के नाम से। और वेरिएबल्स को हम क्यों यूज करते हैं? वेरिएबल यानी चेंजेबल होता है। वी कैन एडिट और मॉडिफाई दैट वैल्यू। सही है? हमारे पास a इज इक्वल टू 12, इसका मकसद है a एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है? 12 है। तो ये क्या करेगा? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके आपकी उस a के नाम से एक वैल्यू स्टोर करवा देगा जिसकी वैल्यू क्या है? 12 है। सही है? तो वेरिएबल्स हम क्यों स्टोर करवाते हैं? ताकि हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो स्पेस अपने वैल्यू को दे रहे हैं उसका एक नाम हो जाएगा। जैसे आप प्लॉट लेते हो तो उस प्लॉट को लेने के बाद जो रजिस्ट्री होती है किसी के नाम पे होती है ना, कि ये वाली जगह इस बंदे के नाम पे है, राइट? एज इट इज हमारे पास जैसे प्रॉपर्टी किसी के नाम पे हो जाती है, वैसे ही आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं ताकि उसी वैल्यू को जब हम ऑपरेशंस उसके ऊपर अप्लाई करें या उस वैल्यू को जब कॉल करके उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करवानी हो तो जाहिर है उसी नाम से कॉल करवाएंगे ना। सही है? तो इसीलिए हम किसी भी वेरिएबल को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाते हैं और उसको जो भी नाम देते हैं वो आपके वेरिएबल का नाम होता है। सही है? ओके, यानी कि एक प्लेस का नाम होता है जहां पे आप अपनी जो है वैल्यू स्टोर करवाते हो। डन। अब वेरिएबल के कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं, यानी वेरिएबल डिफाइन करने के कुछ तरीके होते हैं। सही है? अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहां पे आके एक अगर वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सी शार्प के अंदर इंटीजर a वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, तो ये अलाउड है, ये अलाउड है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे आके एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं इंटीजर 123 इज इक्वल टू 23, तो ये अलाउड नहीं है। किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले आप डिजिट्स को यूज नहीं करते, नॉट अलाउड। ऊपर वाला हमारे पास अलाउड है, ये जो हमारे पास है ये अलाउड है। आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर, राइट? एज इट इज अगर आप बना रहे हो फॉर एग्जांपल इंटीजर $a, सही है, तो कोई स्पेशल सिंबल भी अलाउड नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के, सिवाय अंडरस्कोर के, ये भी आपका नॉट अलाउड है। अगर आप इंटीजर अंडरस्कोर a यूज करते हो तो ये आपके पास क्या है? अलाउड है। आपके पास किसी भी वेरिएबल के नाम के साथ आप स्पेसेस यूज नहीं करते। सही है? अगर a स्पेस b स्पेस c मैंने बनाया है तो ये भी आपका अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको स्पेसेस ही देना चाह रहे हो तो स्पेसेस मत दो, इंस्टेड ऑफ स्पेस आप क्या यूज कर लोगे? अंडरस्कोर सिंबल। सही है? और इसको अगर आप स्टोर करवाते हो तो ऐसे करवा सकते हो। ठीक है? ये आपके पास अलाउड है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ पहले डिजिट और बाद में अल्फाबेट यूज कर रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। लेकिन अगर आप क्या करते हो, पहले अल्फाबेट
बाद में नंबर, तो ये अलाउड है, ये अलाउड है। ठीक है, ये थे कुछ हमारे नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल। तो हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हमने सीख लिया है। सही। अब बात करते हैं वेरिएबल हमारी कौन सी मेमोरीज के अंदर स्टोर होते हैं। हमारे पास दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, स्टैक और हीप। जो आप वेरिएबल्स स्टोर करवाते हो ना, तो हमारे पास टू किस्म की जो है आप समझ लो क्या होती हैं, मेमोरी टाइप होती है, स्टैक और हीप मेमोरी। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखें, ईच लोकल वेरिएबल वन डिक्लेयर्ड इन अ मेथड इज स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी। यानी कि जो वेरिएबल आपका लोकल वेरिएबल है, यानी मेथड के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो कहां पे स्टोर होता है, स्टैक मेमोरी के अंदर। और जो वेरिएबल आपने कहां पे बनाया, क्लास के अंदर, यानी ग्लोबल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल्स के लिए स्टैक है और ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए या रेफरेंस टाइप के लिए कौन सी हमारे पास मेमोरी, हीप मेमोरी है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल कौन सा होता है। सही है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं, आप यहां पे आ जाएं, हम इसको प्रैक्टिकली भी ट्राई करते हैं और इसकी थ्योरी भी वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, स्टार्ट होने दें इसको। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे वो वेरिएबल होते हैं जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, लेकिन उनके साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते। क्या यूज नहीं करते? स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 12। तो एक ऐसा वेरिएबल है जो आप कह सकते हो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। कौन सा है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि इसके साथ मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया। सही। और इन्हीं वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स। क्यों कहते हैं मैं समझाने वाला हूं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी a को यहां पे आके console.writeLine इसके अंदर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल a को मैं यहां पे कॉल करना चाह रहा हूं, तो क्या ये a कॉल हो रहा है? a के ऊपर आपको एरर शो कर रहा है। कौन सा? An object reference is required for the non-static field method or property program.a। कि प्रोग्राम क्लास के अंदर आपने जो वेरिएबल बनाया है a, उसको आप ऑब्जेक्ट बनाने के सिवा कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है वो? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना यानी इंस्टेंस क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट कह दो, इंस्टेंस कह दो, एक ही बात। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहां पे आके इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो प्रोग्राम, आपको पता है क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम आप जो भी रखना चाहो, फिर इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर क्लास का नाम देते हैं। ये हो गया हमारा प्रोग्राम क्लास का जो है ऑब्जेक्ट। सही। और इसी P से अगर मैं किसको कॉल करता हूं? A को। देखें कॉल हो रहा, तो हम A से कॉल कर सकते हैं इस A को। सही है। और इसको आप कहां पे कॉल कर लेंगे? console.writeLine के अंदर p.a। सही हो गया। अब देखें कॉल हो रहा, सही है। तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि कॉल ही इंस्टेंस से होता है। P समझ लो एक ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है। सही है। तो आफ्टर क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास यू कैन कॉल नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल्स। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट भी करते हो तो ये हमें जो भी इसकी वैल्यू है वो हमें शो करवा देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होने दें इसको। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें शो हो रही है 12। अब हम क्या करते हैं, यहां पे आते हैं और ये क्या करेगा कि यहां पे आके हमने ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया?
P के नाम से ना, तो ये यहां पे आके P के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देगा। यानी ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है, आप न्यू कीवर्ड यूज करते हो ना, यहां पे न्यू कीवर्ड, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो क्या यूज करते हैं हम, न्यू कीवर्ड। ये क्या करता है, आपके इस P ऑब्जेक्ट के लिए न्यू मेमोरी एलोकेट करवाता है। न्यू कीवर्ड हमें उस मकसद जो ऑब्जेक्ट है आपका बनने वाला है उसके लिए क्या करता है, न्यू मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं। सही हो गया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी न्यू कीवर्ड आप समझ सकते हो। अब उस P के नाम से हमने एक न्यू मेमोरी एलोकेट कर दी। अब इस P के थ्रू मैं किसको कॉल कर रहा हूं, A को कॉल कर रहा हूं। तो ये क्या करेगा, इसी P ने जो भी मेमोरी एलोकेट की है उसी के अंदर जाके ये एक वेरिएबल बना देगा, यानी उस वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट करवा देगा जिसका नाम क्या है, A है, और उस A की वैल्यू क्या है, 12 है। तो ऐसे आपके पास ये स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसी P का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, क्या बनाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट, तो हम उसको भी जो है देखें, ये P था ना, अब मैं यहां पे बना देता हूं P1। कौन सा, P1। तो मैं यहां पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर उस P1 के थ्रू अब इसको कॉल करता हूं, किसके थ्रू, P1 डॉट A। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो 2 बार 12 12 आ रहा है, समझ में आ रहा है, 2 बार 12 12 कॉल कर रहा है। यानी हमने एक वैल्यू कॉल की है P से, दूसरी वैल्यू कॉल की है P1 से। तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम पेन टूल के अंदर इसके लिए भी कुछ डिफाइन कर दे तो ये कुछ ऐसे करेगा कि इस P1 के नाम से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना देगा, P1 के नाम से ये दूसरी मेमोरी एलोकेट करवा देगा। समझ में आ रहा है, P1 के नाम से दूसरी मेमोरी एलोकेट करवाएगा और यहां पे आके उसी A की दूसरी कॉपी बना देगा। A की क्या बना देगा, दूसरी कॉपी, यानी कि ये A की वैल्यू को फिर से कॉल कर रहा है। पहले हम कॉल कर रहे थे किसके थ्रू, P के थ्रू, अब किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, P1 के थ्रू। समझ में आ रहा है ना, पहले हम कॉल कर रहे थे P के थ्रू, अब किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, P1 के थ्रू। तो क्या कर रहे हैं, हम उसी A की कॉपीज बना रहे हैं। ठीक है, पहली कॉपी बनवाई P के थ्रू और दूसरी P1 के थ्रू। समझ में आया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक वेरिएबल्स की, किसकी बात करते हैं हम, स्टैटिक वेरिएबल्स की। तो स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया तो मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज करूंगा। कौन सा कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक, फिर उसके बाद उस जो है डेटा टाइप का नाम, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम और उसकी जो भी आप वैल्यू देना चाह रहे हो आपकी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं 14। तो ये हमारे कहलाते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। ये क्या कहलाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स, या हम इनको क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, क्लास वेरिएबल्स, या आप इसको जो है इंस्टेंस वेरिएबल कह रहे हो ना, ठीक है, इनको आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी कह सकते हो। इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट एक ही बात है ना। जैसे मैं इसको इंस्टेंस वेरिएबल कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये इंस्टेंस बनाने के बाद कॉल होता है, राइट। और अगर मैं स्टैटिक मेंबर्स को या स्टैटिक वेरिएबल्स को स्टैटिक वेरिएबल कहता हूं तो इसका दूसरा नाम क्लास वेरिएबल्स भी है। तो क्लास वेरिएबल क्यों कहते हैं पता है, क्यों, क्योंकि इनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आप इसी वेरिएबल को कॉल कर सकते हो। सही है, ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर नीचे आता हूं तो ये मैं दोनों ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाए हैं मैं इनको अभी जो है कट कर देता हूं। अब मैं बी वेरिएबल बनाया ना मैंने स्टैटिक, क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम डॉट, वेरिएबल का नाम क्या है, बी, कॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम उसी क्लास के अंदर हैं तो आप भले क्लास का नाम ना भी दें तो कोई इश्यू नहीं है। आप उसी क्लास के अंदर है ना जिसके अंदर मेन मेथड है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट कॉल करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। सपोज कंसोल डॉट राइट लाइन और यहां पे आके बी को कॉल करते हैं तो देखें बी डायरेक्ट कॉल हो रहा है। वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कॉल बी वेरिएबल। हमने बी को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि ये हमारा कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इन्हीं को हम
क्लास के नाम के थ्रू भी कॉल करते हैं अगर ये किसी दूसरे क्लास के अंदर बनाए गए आपके पास। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, अगर इसी को यहां पे आता हूं, ये क्लास प्रोग्राम है, नेम स्पेस के बाद में यहां पे एक दूसरा क्लास बना देता हूं, क्लास जो है आप समझ लो सी, और उसी सी के अंदर मैं ये वाला डिफाइन कर देता हूं वेरिएबल। अब क्लास सी के अंदर वेरिएबल पड़ा है ना, तो जब भी मुझे इस बी वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, या इस जो है क्लास का नाम टेस्ट रख देते हैं, सही है। तो मुझे जब भी इस बी वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, अब देखें एरर शो कर रहा है ना, क्योंकि आउट ऑफ क्लास है अभी ये बी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे टेस्ट जिस क्लास के अंदर पड़ा है उस क्लास का नाम लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको। और ये बाय डिफॉल्ट है, यानी कि डिफॉल्ट एक्सेस है ना इसकी, तो यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक कर देना पड़ेगा। डिफॉल्ट एक्सेस यानी कि अगर आपने कोई भी एक्सेस नहीं दी, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़े थे ना एक्सेस मॉडिफायर्स, कोई भी एक्सेस नहीं दी यानी कि वो यहीं पे ही एक्सेस होगा, सही है। और अगर आपने पब्लिक एक्सेस दी तो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इसको कहीं पे भी, सही है। तो अब हम स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नाम के बाद डॉट लगा के फिर उस वेरिएबल का नाम देके कॉल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये होते हैं हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स, जो अगर आप एक ही क्लास के अंदर बना रहे हो तो डायरेक्ट कॉल होते हैं, और अगर आपने किसी दूसरे क्लास के अंदर बनाया है तो हम उनको बाय यूजिंग क्लास नेम कॉल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं? ओके, तो यहां पे आते हैं। इफ अ वेरिएबल इज एक्सप्लिसिटली by using the static keyword or static modifier, else if a variable declared under any static block then those variables are static whereas reset the other are non-static। अच्छा, यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को या किसी भी वेरिएबल को एज ए स्टैटिक बनाया है तो आप एक्सप्लिसिटली इसको स्टैटिक बना रहे हैं, यानी फोर्सली हम उसको क्या बना रहे हैं, स्टैटिक बना रहे हैं, ताकि हम उसको कॉल कर सकें किसके थ्रू, क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर सकें, या उसको विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकें। सही है। जबकि अगर बात की जाए अगर बात करते हैं हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स की, तो वो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल नहीं होते। सही। स्टैटिक मेंबर्स डजंट रिक्वायर द इंस्टेंस ऑफ क्लास टू कॉल स्टैटिक मेंबर, बट नॉन स्टैटिक मेंबर्स रिक्वायर अ इंस्टेंस टू कॉल एनी मेंबर। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने वेरिएबल विदाउट स्टैटिक कीवर्ड बनाया तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए, सही है। और अगर आपने स्टैटिक मेंबर बनाया है तो उसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉल कर देना है बस, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की, तो कॉन्स्टेंट्स, अच्छा ये मुझे पहले बताएं कि हमारे पास ये जो चीजें हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, ये क्लियर है सबको? क्लियर है ना? ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट हमारे पास एक कीवर्ड है कांस्ट, ठीक है। इस कीवर्ड के साथ हम किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, किसी भी कीवर्ड के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। लेकिन उसी वेरिएबल के सामने अगर आपने कांस्ट कीवर्ड दे दिया, उसका मकसद वो वाला वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी आपने दे दी वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी, सही। और आपके पास आफ्टर डिफाइनिंग एनी कांस्टेंट वी कैन नॉट अप्लाई एनी मॉडिफिकेशन ऑन दैट वेरिएबल, तो हम वेरिएबल के अंदर वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई कांस्टेंट बनाना है तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पाई होता है, पाई पढ़ा है ना मैथमेटिक्स के अंदर, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 3.141 ऐसे कुछ होती है ना। तो ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू आप क्या कर देते हो, कांस्टेंट कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बना देता हूं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपने बना दिया फ्लोट की डेटा टाइप के थ्रू, उसका नाम रख देते हैं पाई, और उसकी वैल्यू जो भी है 3.41141, राइट। और आपके पास फ्लोट डेटा टाइप है तो एफ आपका जो है सफिक्स देना पड़ेगा, एफ, सही है। उसके बाद ये आपका कहलाता है कांस्टेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, या कांस्टेंट आप समझ सकते हो, कांस्टेंट ही कह दो वेरिएबल, ठीक है। अब कांस्टेंट नहीं है हमारे पास। अब ये कांस्टेंट हमारा जो भी आपने बनाया, इसकी अगर आप वैल्यू एट द डिक्लेरेशन टाइम, यानी कि जब इसको डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल को, डिक्लेयर यानी वैल्यू अगर आपने नहीं दी तो ये डिक्लेरेशन कहलाती है,
सही है। और अगर उसी वेरिएबल को वैल्यू दी जाए तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो अगर आप किसी भी कांस्टेंट को डिक्लेरेशन टाइम पे वैल्यू नहीं देते तो ये आपको एरर देगा। जब आप इसको क्रिएट कर रहे हो वेरिएबल को, उसी टाइम पे वैल्यू देनी है। सही है। अब इसका एरर पढ़ लें। अ कांस्टेंट फील्ड रिक्वायर अ वैल्यू टू बी प्रोवाइडेड। जब भी जो आप क्रिएट करोगे प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, जावा के अंदर कुछ उल्टा सिस्टम था इसका। जावा के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि हम डिक्लेयर करके इनिशियलाइज बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप वैल्यू दोगे ना एक बार, उसके बाद मॉडिफिकेशन नहीं होगी। जावा के अंदर कुछ ऐसे था कि आपने वेरिएबल पाए ऊपर बना दिया ना, नीचे आके पाए को इनिशियलाइज करवा दिया कुछ किसी वैल्यू से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पाए, उसके बाद ठीक है वैल्यू दे देते हैं सपोज कुछ भी 3.141 और मैं यहां पे आके पाई डिफाइन कर देता हूं। अब मैंने पाई की इनिशियलाइजेशन यहां पे करवा दी है, फिर भी एरर आ रहा है ना। लेकिन अगर जावा के अंदर एज इट इज आप करते हो तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। जावा के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल को कॉन्स्ट के कीवर्ड्स के साथ बनाया है, वैल्यू नहीं दी, लेकिन उसके बाद आके जो भी आप जो है उसकी पहली वैल्यू दोगे वही उसकी वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। हाँ, इसके बाद अगर कोई वैल्यू देते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जावा के अंदर कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पे ये भी नहीं है कि जब भी डिक्लेयर करोगे उसी टाइम पे आपको उस वेरिएबल की वैल्यू देनी है। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपको देनी है, राइट। आपको जो भी वैल्यू देनी है यहां पे ही देनी है, उसके बाद आप वैल्यू उसकी चेंज नहीं कर सकते। सही है। ठीक है। तो आपका ये क्या बता रहा है, देखें कि आप कभी भी किसी वेरिएबल के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इवन पाई की इंक्रीमेंट नहीं करवा सकते। पाई एक वेरिएबल है ना, यानी कांस्टेंट है, उसकी इंक्रीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर जाहिर है चेंजिंग होगी। तो कांस्टेंट अगर आपने कोई भी बनाया है तो उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसकी चेंज नहीं होती। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? ये काम आपके पास एज इट इज स्टैटिक वेरिएबल करते हैं। एज इट इज स्टैटिक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉल करना है इस कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, पाई है ना, तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा जैसे स्टैटिक वेरिएबल कॉल होता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमारे कांस्टेंट भी वैसे ही कॉल होते हैं जैसे स्टैटिक मेंबर हमारे कॉल होते हैं। तो आपका अब यहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर पाई यानी कि कांस्टेंट है हमारा, वो कांस्टेंट भी वैसे ही कॉल हो रहा है जैसे स्टैटिक मेंबर थे, तो यहां पे आपका आंसर ये होगा कि जो हमारे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि स्टैटिक मेंबर्स की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आके एक कांस्टेंट बना देता हूं, ऊपर हमने बनाया हुआ है ना, इसको लाते हैं नीचे और इस कांस्टेंट, ठीक है, ये स्टैटिक मेंबर है हमारा जिसका नाम बी है। अब अगर मैं कांस्टेंट को कॉल करके उसकी वैल्यू कुछ और देना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल पाई को कॉल किया, उसकी वैल्यू 12 देना चाह रहा हूं, तो मुझे यहां पे एरर देगा। देखें दे रहा है, द फील्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी वेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्सर। ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। पाई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो इसकी आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये कॉल वैसे ही हो रहा है जैसे हमारे पास स्टैटिक मेंबर कॉल होता था विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब मैं कॉल करता हूं बी वेरिएबल को, बी जो स्टैटिक है। समझ में आ रहा है? अब बी की वैल्यू वहां पे क्या है, 12 है, मैं यहां पे देता हूं 13। क्या दे रहा हूं, 13। ऊपर क्या है वैल्यू इसकी, देखें 14 है ना। अब इसकी वैल्यू में क्या दे रहा हूं, यहां पे 13 दे रहा हूं, तो अलाउ कर रहा है और ये कॉल भी हो जाएगा। देख लें, पाई की वैल्यू जो भी थी वो कॉल हो जाएगी 3.141 और आपके जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या चेंज कर ली इसने, 13 है। और ये शेयर्ड वेरिएबल होता है। कौन सा वेरिएबल होता है, शेयर्ड। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ना, शेयर्ड वेरिएबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बिल्कुल लास्ट वैल्यू दोगे ना, वही उसकी वैल्यू होगी। ये ओवरराइड करता रहेगा, यानी कि आपने जो भी वैल्यूज वहां पे, मकसद एक बार आपने इसका जो है वैल्यू जो भी दे दी, ठीक है, वो तो आपने दे दी, लेकिन जहां पे कॉल करके इसकी चेंजिंग कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी जो वैल्यू थी वहां पे उसकी ये क्या कर देगा,
वहां पे जाके ओवरराइड कर देगा वैल्यू को। समझ में आ रहा है? ठीक है। और एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, यानी कि जब भी आप क्लास को एग्जीक्यूट करवाते हो तभी आपके ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इनकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। वेरिएबल का नाम क्या है? बी है ना। जब भी मैंने क्लास को एग्जीक्यूट किया ना तो उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, उसका नाम क्या है? बी है ना। तो बी की जो भी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू जो भी दे दी है 13 है, तो इसको जब भी आप एग्जीक्यूट करवाते हो, ठीक है, इनका तो यह है कि जब तक आप इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तब तक इनकी जो है मेमोरी एलोकेट नहीं होती, जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। लेकिन जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, जैसे ही आप उनको यानी उस प्रोग्राम को जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या करता है, क्लास आपका एग्जीक्यूट होता है ना, तो उसी क्लास के थ्रू आपके ये वाले वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनिशियलाइज हो जाते हैं। अच्छा, यहां पे आपका ये कौन एरर होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन ही होना चाहिए, बोल रहा हूं कि अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करवाई नहीं, वेरिएबल की वैल्यू बी की आपने इनिशियलाइज करवाई ही नहीं जब आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया था, है ना, और आपने कॉल भी नहीं किया, तो इसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी? 0 इनिशियलाइज होगी। क्यों? क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। फ्लोट की 0.0 पढ़ाई है ना। कैरेक्टर के लिए स्पेस स्टोर होता है, डिफॉल्ट वैल्यूज स्टोर होती हैं आपकी मेमोरीज के अंदर अगर आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं दी। सही है। तो ये क्या करेगा, इस इंटीजर बी यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो जब भी आप इसको विदाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू कॉल करोगे तो ये 0 के साथ इसकी इनिशियलाइजेशन करवा देगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके इसको डिक्लेयर करवाता हूं, नीचे आके इसको कॉल करके वैल्यू देता हूं, तो हम इनिशियलाइज बाद भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर हमारे मॉडिफाई हो सकते हैं और कांस्टेंट हमारे मॉडिफाई नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास जो है कौन से हैं, ठीक है, रीड ओनली कीवर्ड। रीड ओनली कीवर्ड क्या होता है? इफ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद अ रीड ओनली कीवर्ड वी कॉल दैट वेरिएबल एज अ रीड ओनली वेरिएबल। कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल के साथ रीड ओनली कीवर्ड यूज किया है तो उस वेरिएबल को हम रीड ओनली वेरिएबल कहते हैं। सही है। और these variables also cannot modify like constant variable but after initialization। इसका मकसद ये है कि अगर आपने कांस्टेंट पढ़ा है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है? नहीं होती। आपका ऐसे ही रीड ओनली की वैल्यू चेंज नहीं होती आफ्टर इनिशियलाइजेशन। आफ्टर इनिशियलाइजेशन, इसका कहने का मकसद ये है कि जब मैं कांस्टेंट बनाता था तो मुझे सी शार्प क्या करती थी, रेस्ट्रिक्ट करती थी कि इस वेरिएबल की वैल्यू अभी दो, डिक्लेरेशन टाइम पे दो, ठीक है, डिक्लेरेशन टाइम पे ही वैल्यू दो, वरना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन रीड ओनली कीवर्ड का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे होता है कि अगर आपने कोई भी रीड ओनली कीवर्ड के साथ वेरिएबल बना दिया, सपोज मैं बना देता हूं डी, उसकी वैल्यू नहीं देता तो आपको एरर नहीं देगा। कि डिक्लेरेशन टाइम पे अगर आप रीड ओनली कीवर्ड को वैल्यू नहीं देते तो कोई मसला नहीं, आप इसको बाद में दे सकते हो, और बाद में जो भी वैल्यू दोगे, सपोज इस डी को जो भी वैल्यू आप देते हो, डी आपका एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू आपने कुछ भी दे दी। अब डी की वैल्यू इनिशियलाइजेशन यानी कि आपने इनिशियलाइज करवा दी, कहीं पे भी कॉल करके इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। फॉर एग्जांपल, अच्छा डी या रीड ओनली हमारा जो वेरिएबल होता है ना, ये आपका काम करता है एज अ कांस्टेंट, बट इसको डिक्लेरेशन टाइम पे वैल्यू नहीं देते। कहां पे देते हैं? इनिशियलाइजेशन टाइम पे वैल्यू देते हैं। सही है। या एक बार जब इनिशियलाइजेशन हो जाती है फिर हम चेंजिंग नहीं कर पाते। सही है। कैसे? इसको और पढ़ते देखें यहां पे। इट इज नॉट कंपल्सरी टू इनिशियलाइज रीड ओनली वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ये जरूरी नहीं है कि जब आप रीड ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो उसी टाइम पे वैल्यू दो। सही है। They can also be initialized under the constructor। हम इनको कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूं और ये आपके इट विल वर्क एज अ इंस्टेंस वेरिएबल। ये काम करता है
it will work as instance variable, यानी कि ये विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल नहीं होते हैं। रीड ओनली जो हमारे है ना वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट बनाने के सिवा कॉल नहीं होते। तो इनको कॉल करने के लिए नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, इनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहां पे आता हूं और प्रोग्राम p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, ठीक है। और अगर मैं इस रीड ओनली वेरिएबल को कॉल करना चाह रहा हूं, इसका नाम क्या है, डी है ना, तो p का रेफरेंस यानी आपके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, डॉट फिर जो भी आपके वेरिएबल का नाम है। देखिए रीड ओनली एक्सेस हो रहा है ना, ठीक है। मैं कॉल करता हूं, देखिए कॉल हो रहा है, लेकिन मैं यहां पे इसकी वैल्यू एक बार चेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, देख लें क्या बोल रहा है। रीड ओनली फील्ड कैन नॉट बी असाइन्ड टू एक्सेप्ट इन अ कंस्ट्रक्टर। ये कह रहा था ना कि विदाउट कंस्ट्रक्टर के आप इसको इनिशियलाइज नहीं करवा सकते, विदाउट कंस्ट्रक्टर के इसको इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। तो आप लोगों ने पढ़ा था दिस कीवर्ड वगैरह पढ़ा था, पब्लिक वॉइड शो, और इसके यानी कि यहां पे आके मैं पास कर देता हूं इंटीजर डी, ये लोकल वेरिएबल हो गया ना डी। तो मैं क्या करता हूं, दिस डॉट डी यानी आपकी ग्लोबल डी को, ऊपर वाले डी को क्या असाइन कर रहा हूं, ये जो आपका लोकल वेरिएबल डी है, सही है। एरर कौन सा दे रहा है देख लें, जस्ट अ मिनट। अच्छा हम क्या बना रहे थे, हम मेथड बना रहे थे। हमने बोला था कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं, किसके थ्रू, ओनली कंस्ट्रक्टर। तो आप कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हो, क्लास के नाम से बनाते हैं ना, प्रोग्राम, ठीक है। और इसके अंदर हम पास कर देते हैं, कोई भी अपना वेरिएबल बना देते हैं, लोकल वेरिएबल बना दो, इंटीजर डी ही बना देते हैं, और दिस डॉट डी इज इक्वल टू डी, सही है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा ऊपर वाला वेरिएबल, इसकी वैल्यू जो भी है, लेकिन अगर आप वैल्यू नहीं भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसको क्या वैल्यू दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो इसको असाइन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलिंग टाइम पे यहां पे दे रहा हूं 12, ठीक है, तो अगर आपने इस प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर को क्या वैल्यू पास कर दी है 12, तो 12 किसको पास हो जाएगी, डी को, और डी किसको असाइन कर देगा, दिस डॉट डी यानी आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको असाइन कर देगा। समझ में आया। तो ये क्या करेगा, हमारे पास हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू किसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, रीड ओनली वेरिएबल की। समझ में आ रहा है। और हम अगर इसको कॉल करते हैं तो हमें देखें p डॉट डी को अब कॉल करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू क्या आ रही है देखें। तो पहले हमने उसकी वैल्यू नहीं दी थी, कॉलिंग टाइम पे हम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, जिसकी रीड ओनली वेरिएबल की आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू चेंज कर सकते हो, सही है। और उसका दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इसके हर बार ऑब्जेक्ट चेंज करते रहते हो, हर बार ऑब्जेक्ट चेंज करते रहते हो, यानी P1 उसके अंदर वैल्यू आपने कुछ और पास कर दी, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं 121, और P के थ्रू मैंने D को कॉल कर लिया है। अब मैं कॉल करता हूं P1 के थ्रू D को कॉल, तो कॉल करते हैं, देखें इसकी वैल्यू अब क्या आ रही है 121। अब आपको बात एक समझ में नहीं आ रही होगी कि हमने तो बोला था रीड ओनली वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन यहां पे हर बार हर ऑब्जेक्ट के साथ आप इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो। इसका मकसद यह है कि अगर आपने रीड ओनली को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है ना, तो उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। यानी कि P को एक बार P को कॉल कर दिया था ना, P के थ्रू हमने D को, अब अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट P से फिर से D की वैल्यू मॉडिफाई करता हूं, नहीं होगी, ठीक है, वो नहीं होगी। चलें इसकी थोड़ी सी थ्योरी यहां से कवर कर लें, देख लें। द बिहेवियर ऑफ द रीड ओनली वेरिएबल विल बी सेम एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। वही था ना, जैसे हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल होते थे, वैसे ही हमारे कौन से कॉल होते हैं, रीड ओनली वेरिएबल कॉल होते हैं। अब इनिशियलाइज ओनली आफ्टर क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास।
आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन आफ्टर क्रिएटिंग इंस्टेंस एंड वंस फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएटेड। एक बार एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया यानी कि आप एक बार उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर चुके हो। किसके अंदर? रीड ओनली वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब उसी ऑब्जेक्ट से आप दूसरी बार उसकी चेंजिंग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर ऐसे नहीं होता। रीड ओनली वेरिएबल के अंदर क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। चलें अब देखें, आपकी रीड ओनली वेरिएबल की जो भी वैल्यू थी, ठीक है, रीड ओनली वेरिएबल्स की हमारे पास जो भी वैल्यू थी, देख लें यहां पर रीड ओनली वेरिएबल था हमारा कौन सा? डी। इस डी को मैंने इनिशियलाइज करवाया है किसके थ्रू? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल चले मैं यहां पे कुछ वैल्यू दे भी देता हूं, कुछ भी वैल्यू है इसकी, है ना। अब इसकी वैल्यू में मॉडिफाई कर सकता हूं बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। मैंने जब भी इसको कॉल किया इसकी वैल्यू 1 2 3 थी, मैंने क्या वैल्यू दे दी? 1 2 1। यानी एक ऑब्जेक्ट पी के थ्रू मैंने इसकी वैल्यू 1 2 दी थी और P1 के थ्रू इसकी वैल्यू क्या दी है? तो हर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक बार चेंजेस कर सकते हो। किसकी? रीड ओनली की। यानी इसका वास्ता है ऑब्जेक्ट के साथ। एक ऑब्जेक्ट ने एक बार इसकी मॉडिफिकेशन कर दी, दूसरी बार उसकी चेंजिंग नहीं कर सकता। सही। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे नहीं होते। इंस्टेंस वेरिएबल्स को आप जितनी बार चेंजेस करना चाहें एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर सकते हो। कैसे? देखें, अब इंस्टेंस वेरिएबल है हमारा ए, जिसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इस ए की वैल्यू क्या है? 12 है। मैं यहां पे पी के थ्रू मल्टीपल टाइम इसकी वैल्यूज को चेंज करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, इनको कमेंट कर देते हैं यहां पे, चले, और मैं यहां पे आके p डॉट ए उसकी वैल्यू मैं यहां पे दे देता हूं 1 2 3। हो गई? अप्लाई हो रही है? ठीक है, स्पेस देते हैं और फिर से इसी p को कॉल करते हैं। देखिएगा यहां पे p डॉट ए कॉल हो रहा है, इसकी वैल्यू मैं फिर से देता हूं। ठीक है, और यहां पे आके आपको क्या करना है? जस्ट अ मिनट, चले मैं इसी p को नीचे आके कॉल करता हूं। एक बार हमने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 2 3 नहीं, अब मैं दे देता हूं 4 4 4। चेंजेस हो रही हैं। देखो ऑब्जेक्ट p है ना, उसी एक ही ऑब्जेक्ट के बाद एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस एक ही वैल्यू 2 टाइम चेंज की है। एक बार 1 2 3 दी है, दूसरी बार 4 4 दी है। लेकिन रीड ओनली वेरिएबल्स के थ्रू एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मल्टीपल टाइम चेंजेस नहीं कर सकते। सही है। रीड ओनली वेरिएबल्स को एक बार एक ऑब्जेक्ट वैल्यू मॉडिफाई कर सकता है, फिर अगर दूसरी बार आपको चेंजेस करनी है तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसी ऑब्जेक्ट से आप चेंजेस नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर? जबकि इंस्टेंस वेरिएबल्स को उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जितनी बार चाहें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास कौन से रह गए भाई? देख लें यहां पे, यही थे। देखें, कांस्टेंट वेरिएबल्स आर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ होल फॉर होल क्लास। अब यहां पे डिफरेंस अगर समझते हैं किसका? चले, नॉन स्टैटिक और रीड ओनली का तो समझ में आ गया, लेकिन अगर रीड ओनली और कांस्टेंट की बात करें, रीड ओनली और कांस्टेंट की बात करें तो यहां पे डिफरेंस क्या है? रीड ओनली हर ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, लेकिन कांस्टेंट पूरे क्लास के लिए एक ही वैल्यू रखता है, फिक्स्ड। उसके हजारों ऑब्जेक्ट बनाओ, कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी। समझ में आया? और कांस्टेंट वेरिएबल विल बिहेव एज अ स्टैटिक वेरिएबल। रीड ओनली वेरिएबल्स विल बिहेव एज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, रीड ओनली ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल होते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्ट कॉल होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल डायरेक्ट कॉल होते हैं। राइट? कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती पूरे क्लास के अंदर। एक बार एक वेरिएबल को जो भी वैल्यू दी वही रहेगी पूरे क्लास के अंदर। ठीक है, अगर उसी यानी कि उसके अंदर चेंजेस करना चाह रहे तो आपको अलाउ नहीं करेगा। रीड ओनली वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनको आपने एक बार कॉल किया एक ऑब्जेक्ट के थ्रू तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये वाला सीन। ठीक है, ये थे आपके ओवरऑल जो हमारे क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल कैसे बनते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।